एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मजेदार, झन्नाटेदार, एकदम रापचिक रापचिक चल रहा है ना। चलना चाहिए सर, चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए भाई, चलाओ। बढ़िया से चलाओ, एकदम मस्त से। ठीक है। तो आगे की बात करें आज। कल की डेट में हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दोनों लॉज, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे उनका एक्सप्लेनेशन और लिमिटेशंस क्या जान ली थी? लिमिटेशंस जान ली थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है। आज उसके आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात कैसे है कि आज हमें जानना है बच्चा लोग कि एटम क्या होता है ना। सवाल आता है मेन बच्चा कि एटम क्या होता है। एटम जानने के सवाल है। क्या जानने के सवाल है? एटम। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? तो सुनो, याद करो, मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि कोई चीज़ लो, उसको तोड़ो, टुकड़े करो, करते जाओ, करते जाओ, और छोटा करो, और छोटा करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जहाँ तक हो सकता है, जितना भी हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट में बचे, जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे एटम बोला जाता था। उसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को परमाणु बोला जाता था। कुछ याद आया है ना? बस ये चीज़ है। Atom may be defined as the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. तो एटम क्या होता है बच्चा लोग? बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, बहुत 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 छोटा सा पार्टिकल होता है। ठीक है, एलिमेंट का, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक। तो एटम क्या होता है? एक छोटा सा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जिसे किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो भाई एटम तो हो गया। अब एटम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि भैया जब तक के एटम के गुण नहीं जानोगे तब तक के एटम को समझोगे कैसे? तब तक के एटम को समझोगे कैसे? तो एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें बताती क्या है? पहली चीज बताती है, एन एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर जीरो चार्ज है, मतलब ना प्लस का चार्ज है और ना ही माइनस का चार्ज है, ना ही प्लस का चार्ज है और ना ही माइनस का चार्ज है। ठीक है, एटम कैसा है? न्यूट्रल है। चलो न्यूट्रल, क्योंकि देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, खत्म, सब कुछ आ गया जीरो। इसलिए एटम्स कैसे होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ना ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ना ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? Atoms of many elements are very reactive and they do not exist at single atom. अब क्या होता है, दूसरी बात जो इसके अंदर लिखी हुई है वो ये बताया गया है कि कई सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब उनको खुला छोड़ दो, एकदम रिएक्शन करने का कर रहा है, इधर उधर मचा देंगे, एकदम रिएक्शन पे रिएक्शन पे रिएक्शन पे रिएक्शन कर डालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो कभी भी सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब अकेले नहीं रहता है, हमेशा वो साथ में रहता है। साथ में रहते हैं तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्योंकि ये अगर अकेले घूमे, मतलब अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है, ये कहीं ना कहीं बवाल मचा के आ जाएगा, कहीं ना कहीं रिएक्शन करके आ जाएगा। इसलिए ना अकेले नहीं छोड़ता, इसलिए अकेले नहीं रहते। ये हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं बेटा? मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, मतलब अपने ही एटम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट एट सिंगल एटम। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, बड़े सीधे साधे घर के भोले वाले, ठीक है, वो कैसे रखते हैं? एटम्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट एट सिंगल एटम। और भैया सिंगल एटम ताकतवर भी है। समझो कैसे भैया ताकतवर? इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये अकेले रह लेते हैं। जैसे कि हमारा हीलियम साहब, नियॉन, ऑर्गन, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है अकेले रह लेता है। कहते भैया हमको कोई नहीं चाहिए, हम अकेले काफ़ी हैं। बस ये वाला हाल है इनका। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्शन नहीं कर रहे जाके किसी से, ज़बरदस्ती फालतू में रिएक्शन नहीं करते। मन होगा तो करेंगे वरना नहीं। और हीलियम, नियॉन, ऑर्गन तो नहीं करते, कहते भाई हमको करना ही नहीं है। नोबल गैसेस करती ही नहीं है भाई, इनको मतलब ही नहीं है रिएक्शन रिएक्शन से। ठीक। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रिएक्शन ही नहीं करते। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट लिखा है, सिंस एटम्स ऑफ सम एलिमेंट, अरे अरे अरे, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। अब देखो कल की डेट में एक चीज बताई थी हमने
कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मास कैसा होता है, डिफरेंट होता है। एलिमेंट सेम है लेकिन उनका मास जो है वो अलग है, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है, कल बताया था मैंने। देयरफॉर देयर आर मोर काइंड ऑफ एटम्स देन द एक्चुअल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स। तो हमें ये बात पता चली कि जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हम लोग जानते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास एटम्स हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के 3 एटम्स, कहीं 4 एटम है ना। जैसे कि कल मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन कार्बन 6, कार्बन 6 जो होता है उसका मास 12, कार्बन 14, कार्बन 40, कार्बन 60, कार्बन 140, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हमें पता है उनसे ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, एटम्स होता है। ठीक है सर। पांचवा पॉइंट, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। कैसा होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। और जब भी किसी एटम के साइज को बताया जाता है तो वो हमेशा उसकी रेडियस के फॉर्म में बताया जाता है। किस फॉर्म में बताया जाता है बेटा, रेडियस। क्योंकि एटम गोल जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, गोल गोल सा हो जाता है। मान लो ये एटम है, हमने तो बहुत बड़ा बनेंगे, इतने में पता नहीं करोड़ों एटम आ जाएंगे, सच बता दो। तो इसकी यहाँ सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहा जाता है। तो बस उस रेडियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या बोला जाता है, जो एटम की जो रेडियस होती है, ठीक है, एटम का जो साइज होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में। क्योंकि एटम की रेडियस होती है तो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक, और एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। और एटॉमिक रेडियस जो होती है उसे मेजर किस में करते हैं, नैनोमीटर में करते हैं। किस में करते हैं बेटा, नैनोमीटर में। बहुत छोटा, बहुत छोटा। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मतलब 0.000000001, इतना छोटा होता है एक एटम। सोचो जरा, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है इसी पॉइंट में आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम अमंगस्ट ऑल द नोन एटम्स। अब ये बात जानना जरूरी है कि जितने भी एटम्स हैं केमिस्ट्री में, जितने भी एटम्स मतलब जितने भी एलिमेंट है उनके एटम्स, ठीक है, जितने भी एटम्स हैं सबसे छोटा एटम होता है हमारा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन साहब, क्योंकि सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं इसलिए सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, देखा होगा घर में सबसे छोटे बच्चे जो था वो वही भाग जाता है पहले। हाँ, हम पहले करने लगते हैं ना। तो बस वही वाला सीन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, साइज में। छठा पॉइंट क्या कहता है, एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन बाय अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी, मतलब ऐसे 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 माइक्रोस्कोप देखे होंगे, उनसे भी नहीं देखा जा सकता। बट स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, लेकिन एक माइक्रोस्कोप आता है जिसका नाम है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, STM, प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट। तो वो बड़ी बड़ी सी एलिमेंट्स की, बड़ी बड़ी सी एलिमेंट की सरफेस की बड़ी बड़ी सी इमेज बना देता है जिसके अंदर एटम्स हमें नजर आ रहे होते हैं, स्विंग एटम। दस विद दिस टेक्निक वी कैन सी द एटम्स इनडायरेक्टली। तो इस टेक्निक से हम एटम्स को इनडायरेक्टली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं बच्चा लोग, इनडायरेक्टली। क्योंकि भैया अब इमेज में ही देख रहे हो, सामने तो नहीं देख पा रहे हो, लाइव तो नहीं देख पा रहे हो, है ना। ठीक, तो ये थे हमारे एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब बात आती है ज़रा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल क्या होता है, उनका सिंबल क्या होता है। मतलब कैसे हमें पता चलेगा, लाइक कि क्योंकि भैया नाम तो बहुत सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पता नहीं कितने सारे क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, पता नहीं अलग अजीब अजीब से नाम है, इतने सारे नाम है ना। एक तो पता नहीं रदरफोर्डियम भी है ना, प्लेटिनम भी है, बहुत सारे नाम है। तो इनको शॉर्ट बनाने के लिए, है ना, सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट। ठीक, सिंबल इसलिए लाए गए ताकि एलिमेंट्स को छोटा कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए। अब जैसे कि घर में क्या होता है, नाम मान लो किसी बच्चे का रख दिया, ये प्रताप सिंह एंड ऑल करके रख दिया, हम वो छोटू छोटू बुला देता है, तो सिंबल हो गया इसका। ऐसे करके नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन छोटे से कर दोगे तो ईजी हो जाता है थोड़ा। तो वैसे ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका सिंबल चाहिए ताकि वो शॉर्ट हो पाए, ठीक, शॉर्ट वे में। तो सिंबल रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट। और जब भी कोई सिंबल लिखा जाए या बनाया जाएगा तो वो हमेशा एलिमेंट के एक एटम को शो करता है। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट एज यूज्ड बाय डाल्टन्स आर गिवन बिलो।
तो डाल्टन साहब ने जो कोई सिंबल यूज़ किया था वो समझो जरा। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ये वाला सिंबल दिया था, ऐसे करके गोला बनाया, अंदर गोला बनाया, उसमें कुछ भर दिया। कार्बन के लिए ये वाला सिंबल दिया था, ऑक्सीजन के लिए ये वाला सिंबल दिया था, फॉस्फोरस के लिए ये वाला सिंबल दिया था, सल्फर के लिए ये वाला दिया था, प्लेटिनम के लिए ये वाला दिया था, आयरन के लिए ये वाला, कॉपर के लिए ये वाला, सिल्वर के लिए ये वाला, गोल्ड के लिए ये वाला, लेड के लिए ये वाला, मरकरी के लिए ये वाला। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है, बहुत पुरानी बात है। अभी प्रेजेंट टाइम पे ये नहीं यूज़ होता है, कहीं देखा है यूज़ होते हुए? नहीं सर, नहीं देखा। तो दीज डेज डॉल्टन सिंबल आर नॉट यूज्ड एट ऑल। डॉल्टन सिंबल यूज़ नहीं होते, क्योंकि भैया कहाँ तक इन सिंबल को बनाते फिरोगे, नहीं बनाओगे ना, कौन बनाए, किसको याद रहेंगे, नहीं याद रहते हैं। दे आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि हिस्ट्री में इनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो डॉल्टन सिंबल आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, तो डॉल्टन सिंबल भैया ड्रॉ करने में डिफिकल्ट है, एंड यूज़ करने में भी इनकन्वीनियंट है, सही से यूज़ भी नहीं हो सकता है। तो मोर ओवर डाल्टन सिंबल टेल नथिंग अबाउट द एलिमेंट, और डाल्टन का सिंबल जो है वो एलिमेंट के बारे में कुछ बताता भी नहीं है। तो इसमें क्या पता चल रहा भैया, ये कार्बन है क्या, ये तो गोला बना, अंदर कलर कर दिया, हमें कुछ पता चल रहा है क्या इसके बारे में, नहीं पता चल रहा। तो इसलिए यूज करना इसका बंद कर दिया गया। ठीक, लेकिन फिर मॉडर्न सिंबल बनाए गए। अब भैया कुछ जाएगा तो कुछ नया भी तो आएगा, है ना, मॉडर्न सिंबल बनाएगा। ठीक है, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट जो बनाया था वो बनाया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने कुछ सजेशन दिया था, तो समझो जरा क्या सजेशन दिया था। ठीक, पहले पढ़ लेते हैं। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट सिंबल, हर एक एलिमेंट को उसके सेपरेट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट का अलग अलग सिंबल। तो बर्जीलियस ने सजेस्ट ये किया कि जो सिंबल्स होंगे एलिमेंट के, उनको उनके इंग्लिश नेम, जो उसका अंग्रेजी का नाम होगा एलिमेंट का, उसके पहले या दूसरे लेटर से बनाया जाए। ठीक है भाई, समझो जरा। अब मान लो हाइड्रोजन है, क्या है बच्चा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है इंग्लिश नाम, हाइड्रोजन क्या है, इंग्लिश नाम है। तो हाइड्रोजन का H इसका सिंबल हो गया। वाह सर, क्या बात है। ऑक्सीजन इंग्लिश नेम है, तो ऑक्सीजन का O इसका सिंबल हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम का C A इसका सिंबल हो गया, मतलब पहला अक्षर ले लिया, दूसरा अक्षर ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का कैपिटल M ले लिया, स्मॉल g ले लिया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, मतलब पहला लेटर थर्ड लेटर ले लिया। थर्ड लेटर इस वजह से ले लिया कि भैया बीच में A फंस रहा था तो नहीं लिया। ठीक, उसी जगह क्लोरीन है, CHOLORINE, तो इसके लिए C और L ले लिया, पहला तीसरा लेटर ले लिया। ब्रोमीन है, ठीक है ना, तो ब्रोमीन के लिए BR ले लिया। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने नाम दे दिया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इन अ 2 लेटर सिंबल, 2 लेटर के सिंबल में पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर जो हम लिख रहे थे हमेशा, और सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कैल्शियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, हमने सबके लिए बता दिया। ठीक, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉट Al, ये होता है। अब जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल कैपिटल ए कैपिटल एल नहीं होता, कैपिटल ए स्मॉल एल होता है। पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल एल रखा जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्मॉल में रखा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। उसी तरीके से सिंबल ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट COBALT का CO होता है, कैपिटल C होता है, स्मॉल होता है, लेकिन कैपिटल नहीं होगा सब कुछ। कॉपर का CU हो जाता है, ठीक है, नॉट CU, ये वाला नहीं होगा, कैपिटल कैपिटल नहीं होगा, एक कैपिटल होगा तो दूसरा स्मॉल होगा। तो रिमेंबर दैट सेकंड लेटर ऑफ द सिंबल शुड बी स्मॉल लेटर, तो दूसरा जो लेटर होगा वो सिंबल का वो कैसा होगा, स्मॉल होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है कुछ नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का Ne हो गया, मैग्नीशियम का Mg हो गया, एल्यूमिनियम का Al हो गया, सिलिकॉन का SI हो गया। सब में ध्यान दो कि पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। फॉस्फोरस का P हो गया, सल्फर का S हो गया, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, कैल्शियम का Ca, मैग्नीज का Mn, निकल का Ni, जिंक का Zn, ब्रोमीन का Br, क्रिप्टॉन का Kr, आयोडीन का I, बेरियम का Ba, कोबाल्ट का Cu और यूरेनियम का U। ठीक, क्लियर। अब कुछ लैटिन नेम्स, लैटिन एक लैंग्वेज होती है जिसमें नाम रखे जाते हैं। अब जैसे सोडियम तो इंग्लिश नाम है, लेकिन सोडियम का जो लैटिन नेम है उसे क्या कहते हैं,
नाइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? नाइट्रियम कहते हैं। तो नाइट्रियम से इसके सिंबल बने, क्योंकि भैया क्या हुआ था, कई सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो चुके थे, और अल्फ़ाबेट्स तो टोटल 26 ही है ना, 26 के अलावा तो और कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, तो भैया जब अल्फ़ाबेट 26 है तो मामला 26 से आगे बढ़ गया। अब जब मामला 26 से आगे बढ़ रहा था तो हमने क्या यूज़ करना पड़ा, हमें लैटिन नेम यूज़ करने पड़े। तो सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, तो नाइट्रियम का Na ले लिया। ठीक, पोटेशियम कैलियम होता है, तो उसका हमने सिर्फ के ले लिया क्योंकि के यूज़ नहीं हुआ था। ठीक है, आयरन, आयरन का नाम होता है फेरम, तो उसके लिए Fe ले लिया। इसी तरीके से कई सारे नाम बन गया। सोडियम का Na, पोटेशियम कैलियम होता है तो के हो गया, आयरन फेरम होता है तो Fe हो गया, कॉपर का क्यूप्रम तो Cu हो गया, सिल्वर का अर्जेंटम Ag हो गया, गोल्ड का ऑरम होता है तो Au हो गया, मरकरी का हाइड्रोजायरम होता है तो Hg हो गया, लेड का प्लम्बम होता है तो Pb हो गया, टिन का स्टैनम होता है तो Sn हो गया। तो इस तरीके से नाम बना दिए गए लैटिन लैंग्वेज से लेकर के। क्लियर? क्लियर है बच्चा? ठीक है सर। ठीक, देखो ये चीज़ लिखी है, दस द सिंबल्स ऑफ सोडियम पोटेशियम आयरन एंड गोल्ड आर नॉट सो। ठीक, PO ER एंड GO रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ना SO है, ना PO है, ना IR है, ना GO है, ये सब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सिंबल्स Na Ka K Fe Au है, क्योंकि ये सिंबल्स जो हैं ये कहाँ से आए? लैटिन नेम से आए। ठीक है, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन जर्मन और ग्रीक। जर्मन और ग्रीक में भी लिए गए। मैनी एलिमेंट्स हैव बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट, और कई सारे एलिमेंट के नाम साइंटिस्ट पे नहीं दिए गए। जैसे कि मैंने रदरफोर्डियम बोला था, तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिया। एंड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर उनके नाम पे दिया गया जिस जगह पे वो पहली बार मिले थे। ठीक, टू ओवरकम ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस द नेम्स ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय IUPAC। तो ये सारी दिक्कत, अब नाम तो कई जगह से आ रहे थे, तो इन सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने मामला सॉल्व किया और उसने कुछ इस तरीके से नाम सबके अरेंज किए, इस तरीके से बताए। क्लियर? ठीक है, समझ गए? वहाँ तक हो गया। अब बात आती है एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास को लेकर के चल रहे हैं, मतलब एटॉमिक एटम को लेकर के चल रहे थे। एटम जान लिए हमने, एलिमेंट जान लिए हमने, लेकिन भैया उसका वजन तो जान लो। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जो होता है वो एग्जैक्टली होता कितना है? एक्चुअल मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है किसी एलिमेंट का, उसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास कहा जाता है, जो कि बहुत 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 छोटा होता है। जैसे कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझो, 0.00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 0
इतना छोटा होता है, इतना हल्का होता है कि आपके ऊपर करोड़ों भी आ जाए ना फिर भी आपको फर्क ना पड़े, समझो इतना हल्का सा होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, कोई भी हो। तो इट इज़ डिफिकल्ट एंड इनकन्वीनियंट टू यूज सच कॉम्प्लिकेटेड डेटा इन कैलकुलेशन। अब अच्छा ये बताओ, क्या इतना बड़ा नंबर कहीं पे लिखोगे, या है ना नहीं लिख सकते ना, प्रॉब्लम होती है। तो देयरफॉर सम अदर मेथड ऑफ डिफाइनिंग एटॉमिक मास शुड बी अडॉप्टेड। तो कुछ और मेथड भी लिए गए एटॉमिक मास को समझाने के लिए। तो एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर गिवन इन द सिंपल होल नंबर। अब होता क्या है कि कई सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सुना होगा तुमने कि वो होल नंबर में होता है, जैसे सोडियम है तो 11 नंबर पे आता है, उसका 23 होता है। 18 नंबर पर ऑर्गन आता है, 40 आता है। तो ये जो 23 नंबर बोला या जो 40 नंबर मैंने बोला, ये एक होल नंबर्स होता है। तो बिफोर डिफाइनिंग सच एज अ मैथड वी शुड नो द मीनिंग ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये सब बवाल पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कार्बन 12 एटम क्या होता है। कार्बन 12 एटम, तो कार्बन 12 एटम कंटेन्स 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है? कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है? इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। तो जब इन 6 और 6 को जोड़ा जाएगा तो हमें 12 मिलेगा। 12 जो कि होता है हमारा मास नंबर। क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को जोड़ा जाएगा तो जो नंबर आता है उसे हम कहते हैं बेटा
मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मास नंबर कहता है। ठीक, तो 12 मास नंबर होता है, इसी वजह से इसे कार्बन 12 एटम बोला जाता है। कार्बन 12 एटम बोला जाता है क्योंकि इसका मास कितना है? 12 है। ठीक, तो क्या हुआ, अब समझो, कार्बन 12 एटम हैज बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अब एक बात समझो, मेरी लॉजिक लगाओ। जब भी किसी चीज का वजन किया जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली तो कर नहीं लिया जाता, उसे हमें किसी ना किसी चीज के साथ कंपेयर करना होता है। जैसे कि तराजू देखा होगा, इधर वाला इधर वाला, तो इस तरफ वजन रखते हैं और इस तरफ वो सामान नापते हैं, है ना। मतलब जब तक के कंपेयर नहीं करोगे तब तक तुम्हें सामने वाले का वजन पता नहीं चलेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो कार्बन 12 एटम जो था उसे स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया, मतलब मेन चीज ली गई, भैया इसी से हम बाकी सारे एटम्स को नाप लेंगे। एक चीज रखेंगे और इसी से कौन कितना भारी होगा, कौन कितना हल्का होगा, हम सारी चीजें नाप लेंगे। तो कार्बन 12 एटम हैज बीन chosen as the standard reference for measuring the atomic masses of other elements, दूसरे एलिमेंट को नापने के लिए। तो the mass of one atom of carbon 12 atom has been accepted as equal to the 12 atomic mass unit। तो माना ये गया कि जो भी तुम्हारा कार्बन 12 एटम होगा उसका मास लगभग 12 AMU होगा। AMU मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में होगा कार्बन 12 का मास। ये बात हुई क्लियर कि कार्बन 12 का मास जो होगा वो कैसा होगा बेटा? 12 होगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ठीक है ना। एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 होगा। तो इसके अंदर जो यूज हुआ वो यूज ये हुआ कि भैया ये जो कार्बन 12 है इसके टोटल कितने टुकड़े कर दो बेटा? 12 कर दो। कितने कर दो बेटा टोटल टुकड़े? 12, मतलब 12 के 12 टुकड़े कर दो। तो कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1, मतलब कि 1/12 मतलब कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम मास। ठीक है ना, जो कि निकल कर कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट आता है। मतलब क्या किया गया बेटा? कार्बन लिया गया, ठीक है, एक कार्बन का एटम लिया गया। अब एक कार्बन एटम का मास कितना है बेटा? 12 है। तो वो जो 12 है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 12। अब जो 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसका एक पार्ट कितना? सर 1। ठीक है, तो 1/12 लिखा, वही लिखा 1/12, मतलब कार्बन 12 का 1/12 वाला पार्ट जो कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। ये चीज ली गई, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया। अब जितने भी एटॉमिक मास नापे जाएंगे वो सब इसी से नापे जाएंगे। ठीक, तो एटॉमिक मास यूनिट वाज अर्लियर अप्रीव्ड। और हाँ, पहले के टाइम पे एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू बोला जाता था, लेकिन अभी आईयूपीएसी के हिसाब से, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट नहीं बोला जाता है, उसकी जगह पे यू बोला जाता है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है बच्चा? यूनिफाइड मास होता है। ठीक, तो डेफिनेशन बनती है एटॉमिक मास यूनिट की या फिर यू की। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मतलब कि अगर कोई 1 एटॉमिक मास यूनिट है या फिर 1 यूनिफाइड मास है तो वो हमेशा 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के होगा। मतलब कार्बन 12 एटम का 12 टुकड़े कर देंगे तो उसका एक टुकड़ा जो आएगा वो ही 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, और इसी से सारी चीजें आगे कंपेयर होंगी। तो देखो ये लिखा हुआ है 1 atomic mass unit is exactly equal to 1/12 of carbon 12 atom। ठीक, the atomic mass of all the elements are determined by comparing the mass of their one atom with the mass of one atom of carbon 12 which is equal to 12 unit। तो हर बार क्या करेंगे, ये जो 1 यूनिट का मास है इसको दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और हम नया मास निकालेंगे। तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, तो ये में बोल दी गई बात कि भैया जो कार्बन 12 जो होगा उसका जो 1/12 होगा वो कितना आएगा? 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा बच्चा लोग? 1 यूनिट आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब एटॉमिक मास की यूनिट क्या बनती है इसी से कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स वन टाइम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक,
लिखा हुआ है कि अब किसी का भी जो मास होगा वो 1/12 कार्बन एटम के कितने गुना होगा, ये बात बतानी है। ठीक, अब जैसे हाइड्रोजन का हमें मास पता करना है मान लो, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 12/12 से कर दो, क्योंकि 1/12 बोला गया था, है ना, 1/12 पार्ट से बोला गया था, 12 से 12 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब कि 1 यूनिट हो गया, है ना, 1 यूनिफाइड मास हो गया। कितना हो गया बच्चा, 1 यूनिफाइड मास हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का 16 यूनिट आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा बेटा, 16 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि जब 1 के साथ कंपेयर होगा तो 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 आता है, पोटेशियम का 39 आता है, कैल्शियम का 40 आता है, आयरन का 56 आता है और कॉपर का 63.5 यूनिट आता है। समझ गए, इस तरीके से मास कैलकुलेट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं, अब जो एलिमेंट है उनका सिंबल देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या सिग्निफिकेंस था। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स इट्स नेम, तो जब भी कोई भी सिंबल दिया जाता है एलिमेंट का, वो उसके नाम को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए Fe, Fe आ रहा है तो Fe किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आयरन को करेगा। Na आ रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोडियम को। ठीक है बात, सिंबल ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट 1 मोल। ठीक, अगर कोई भी सिंबल लिखा है, जैसे कि ये Na लिखा है, तो ये 1 मोल है। कितना है बेटा, 1 मोल, और 1 मोल के अंदर हमेशा 6.023 × 10⁻23 एटम्स होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मोल में है तो उस मोल के अंदर हमेशा इतने ही नंबर की चीज़ें होंगी, 6.023 × 10⁻23। ठीक, अब बात आती है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे Na लिखा है, तो Na जो ये है वो कितना है, 23 मास। ठीक है, आयरन है तो आयरन कितना मास है, 56 मास है। ठीक, क्लियर है ना, और इसके अंदर इतने एटम के अंदर इतना मास है, ये बात तीसरे वाले पॉइंट में लिखी हुई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कैसे करते हैं एटम, एटम भैया मिलते कैसे हैं। तो देखो दो टाइप के एटम मिलते हैं, एक केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब केमिकली रिएक्शन नहीं करते हैं, और एक होते हैं केमिकली एक्टिव, जो केमिकली बहुत एक्टिव होते हैं। तो दोज एटम्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज कंप्लीट, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब उनकी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, वो मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे नोबल गैसेस और कुछ मेटल्स। और कुछ केमिकली एक्टिव होते हैं, तो ऐसे एटम्स जो केमिकली एक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है, वो आयंस बना देते हैं या मॉलिक्यूल बना देते हैं, जैसे Na+, एल्यूमिनियम प्लस। ठीक है, तो ये सब आसानी के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक, दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना। ओके, ठीक, बाकी कल